हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो इकोनॉमी वाला जो पार्ट है, इंडियन इकोनॉमी खासतौर से उसको एम्फोसाइज करेंगे। ठीक है। और ये पार्ट आज ही शुरुआत हो रहा है। तमाम ऐसे विद्यार्थी हैं जो कार्य को पेंडिंग में छोड़ देते हैं छात्रों, तो उसके बाद में होता क्या है कि वो चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो आप सबसे पहले जान लें कि 8 से 10 लेक्चर इस पे होने वाले हैं। ठीक है। और 10 लेक्चर में हम लोग जितने आपके सिलेबस में दिया गया उतनी चीज़ों को, और ये जो सिलेबस हो मतलब ये जो पार्ट हम लोग इंडियन इकोनॉमी का पढ़ रहे हैं, चाहे आप जीडीसी का एग्जामिनेशन देंगे उसमें भी, जीआईसी का एग्जामिनेशन देंगे उसमें भी काम आएगा, और यूपीएचएससी के लिए तो स्पेशली है। ठीक है। तो आप देख लें कि इस पार्ट में क्या क्या, और वो इन चीज़ों को जो खासतौर से हम जो इसमें डिस्कस करने वाले हैं उनको हम दोनों के साथ में यानी कि स्टैटिकल डेटा के साथ साथ में जो डायनेमिक डेटा है उनको भी इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो और कहीं कहीं पर आवश्यकता महसूस होगी तो उन डाटा को हम आप लोगों को होमवर्क के लिए भी देंगे। तो आज देखिए, इसको शुरुआत करिए और विश्वास मानिए कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप कोई एक पार्ट, अब आज आप जब इस लेक्चर को पढ़ेंगे तो उसके बाद में समझ में आएगा कि अगर मैं इस लेक्चर को नहीं पढ़ता या इसको छोड़ दिया जाता तो आपके लिए कितना मतलब जो है एक हार्मफुल हो सकता था। ये आंकड़े तो हमेशा पूछे जाते हैं और ये बहुत ही आवश्यक है। कभी कभी इंटरव्यू के दौरान या कभी कभी जनरली भी ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो क्या क्या है इसमें, कौन कौन से पार्ट हैं, आज हम इसको चलते हैं। तो देखो, सबसे पहले आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि। सबसे पहले तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जाती है। तो जनरली ये शब्द सोशियोलॉजी के अंदर में भी, जीएस में भी हर जगह पूछा जाता है। तो आज इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं इकोनॉमी की तो हम सबसे पहले आ जाता है कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट क्या है और इकोनॉमिकल ग्रोथ क्या है। तो सबसे पहले 1960 के दशक तक, 1960 के दशक तक जो आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि को समान रूप में प्रयोग किया जाता था। तो हम लोग जनरली करते क्या कहते हैं, इन दोनों शब्दों को मतलब बराबर। लेकिन पहली बार 1960 के दशक से क्या शुरुआत होता है, डिफ्रेंसिएशन होता है, डिफ्रेंशिएट किया जाता है किसमें, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और इकोनॉमिक ग्रोथ में। और इन दोनों शब्दों में कोई अंतर नहीं किया जाता था, लेकिन अब किया जाता है। ठीक है। क्या है, आर्थिक समृद्ध शब्द का जो प्रयोग है वो राष्ट्रीय या घरेलू उत्पाद, जो राष्ट्रीय या सकल घरेलू उत्पाद या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के लिए किया जाता है। अर्थात जब हम आर्थिक समृद्धि की बात करते हैं तो ये मात्रात्मक में रूप में होती है, क्वांटिटेटिव रूप में होती है। ठीक है। यानी यहाँ क्वांटिटी की बात की जाती है। ये बड़ा ही ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है। तो ये क्या करता है, मात्रात्मक की बात है, क्वांटिटेटिव की बात की जाती है, चाहे जीडीपी की बात हो, चाहे जीएनपी की बात हो, चाहे वो पर कैपिटा इनकम की बात हो, ये सब हम मात्रात्मक। लेकिन आर्थिक विकास के लिए क्या है, अर्थव्यवस्था के गुणात्मक पक्ष पर भी विकास मतलब विचार किया जाता है। तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट क्या है, ये मात्रात्मक तो है, लेकिन मात्रात्मक के साथ साथ में गुणात्मक पक्षों को भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है। यानी ये क्वालिटेटिव होता है। अर्थात इसमें सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, इसके साथ साथ बनी है, ये तो है ही, मैंने बताया ना कि ये मात्रात्मक तो है, लेकिन इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था के जो सामाजिक और आर्थिक ढांचे में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं इनको भी देखा जाता है। यानी इकोनॉमिक जो है, इसको हम कह सकते हैं आर्थिक विकास के सामाजिक पहलुओं को भी देखा जाता है, सोशल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है। सोशल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अर्थात आर्थिक विकास के जो सामाजिक पहलू हैं, कौन कौन से, जैसे आपका विकास हो गया। ठीक है। मान लीजिए आप धन धान्य रुपया पैसा आपके पास, लेकिन अगर सपोज करिए आपकी एजुकेशन नहीं है, आपके पास में हेल्थ नहीं है, पैसा कमा रहे हैं लेकिन आप हेल्थ से परेशान हैं, कहीं आ जा नहीं सकते हैं। ठीक है। सोशल बैकग्राउंड आपका बहुत लो लेवल का है, लूज टॉकिंग करते हैं आप, तो ये सब चीजें क्या है, आप सोशली नहीं डेवलपमेंट है। ठीक है। तो सोशली डेवलपमेंट अगर होना चाहते हैं तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के साथ साथ में सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। यानी जो सामाजिक विकास है वो चौमुखी विकास की बात करता है। क्लियर हो गई बात। अब देखिए, आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि से व्यापक, इस तरीके से देखा जाए, ये लाइन बहुत बार पूछी गई। ये आपको देखिए, एक चीज है कि जैसे ये जो इकोनॉमी वाला टर्म होता है छात्रों, थोड़ा सा मतलब आगे चल करके जब हम पढ़ते जाएंगे तो हमें पता है कि कभी कभी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। ठीक है। और थोड़ा हम ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें समझाना रहता है तो हम चीज़ों को एक्सटेंडेड फॉर्म में कर लेते हैं। लेकिन आप उनके उन्हीं पार्टों पर फोकस करेंगे जिसको हम बताएंगे कि ये आपके लिए जरूरी है। बिल्कुल एकदम जब हम एम्फसाइज करते हैं तो उसको आपको नोट डाउन वही करना होगा या उसको हाईलाइट करना होगा। ठीक है। तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो पूरा पूरा नोट कर सकते हैं अंडरलाइन करते हुए,
और दूसरा केवल शॉर्टकट फॉर्म में उन्हीं चीजों को नोट करिए जो बिल्कुल काम की है। जैसे मैंने लिखा कि आर्थिक विकास को गुणात्मक से जोड़ दिया गया, और जबकि जो आपका आर्थिक समृद्धि है उसको मात्रात्मक, टू दी पॉइंट हो गया। दूसरी एक लाइन महत्वपूर्ण यहाँ पर निकल करके आ गई जो बहुत ही है कि आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि से व्यापक अवधारणा है, बृहद अवधारणा है। यानी आर्थिक विकास बृहद अवधारणा है, आर्थिक विकास के अंतर्गत ही आर्थिक समृद्धि आ जाएगी। क्लियर हो गई बात? तो आसान है चीजें, ऐसे करके इसको पढ़ते हुए चलना। तो इकोनॉमी के भी क्वेश्चन अब देखिए आप लोगों के पास में लगेंगे, क्योंकि एक चीज तो है छात्रों, जैसी प्रैक्टिस होती है, मतलब जैसा क्वेश्चन पेपर में आना है उसी प्रकार की प्रैक्टिस 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 अगर ये होता गया तो विश्वास मानिए फिर बहुत बेहतर होता था। जैसे पूरे जीएस वाले पार्ट में सबसे पहले आप लोगों ने ज्योग्राफी को फिनिश किया, देन हिस्ट्री को फिनिश किया, उसके बाद में पॉलिटी को फिनिश किया, है ना, ये मेजर पार्ट। उसके बाद में फिर आपका दो चीजें मैंने आप लोगों को, टीचिंग वाला पार्ट हो गया, रिसर्च वाला पार्ट तो आपके सोशियो से भी जोड़ करके इससे जुड़ा हुआ था, ईवीएस वाला पार्ट आप लोगों ने, करंट अफेयर्स वीकली आप पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो जब इन मेजर पार्ट को आपने, कंप्यूटर का पार्ट हो गया, जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट हो गया, इसको आप लोगों ने किया, तो ये सब ऐसे पार्ट हैं। हायर एजुकेशन का, उच्च शिक्षा, ये पार्ट हमने बताया कि ये कितना इंपॉर्टेंट, इस पे लेक्चर आ चुका है, ठीक है। अब आप इकोनॉमी वाला पार्ट और इकोनॉमी को करंट से जोड़ करके हमें पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें उसमें दी गई, जैसा सिलेबस में मेंशन होता है छात्रों, जैसे क्वेश्चन आते हैं उसी तरीके से पढ़ना है। अब इकोनॉमी तो बहुत विशाल है, बहुत बड़े लेवल पे, लेकिन जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चूंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है और आया हुआ है, इसलिए हम आपको इस पार्ट को करा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें आगे भी, फटाफट आगे बढ़ते हुए कि घरेलू, देखिए आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, इसको छोड़ दिए। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट की बात हो रही है, ये एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रास डोमेस्टिक, जीडीपी की बात हो रही है, ठीक है। जीडीपी, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद, कृषि क्षेत्र का हिस्सा घटता है, ठीक है। जब कृषि क्षेत्र का हिस्सा बढ़ रहा हो, यानी कि ज्यादातर बोझ कृषि के ऊपर ही ना हो, कि लोग ही, मतलब जो अनपढ़ हैं ऐसे लोग हैं, या किसानों के ऊपर ही सारा कुछ बोझ है, इसका हिस्सा घटे और उद्योग और सेवा क्षेत्र का हिस्सा लगातार बढ़ रहा हो, यानी लोगों की लाइफ स्टाइल में चेंजेज आ रहे हो, तो उसको हम इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कहेंगे, ठीक है। यानी मैंने बताया था कि इकोनॉमिक के साथ साथ में सोशल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। और किसी देश के सकल राष्ट्रीय उत्पादन, जो आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद है या आय है, का बढ़ना समृद्ध को दर्शाता है। अगर जीडीपी बढ़ रही है, ठीक है, तो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब वो समृद्धि को दिखा। लेकिन वहीं पर अगर शिक्षा है, स्वास्थ्य है, परिवहन है, सुरक्षा है, इन सब में जो विकास होता है वो आर्थिक विकास का द्योतक है। तो देखिए, जब हम पैसे बढ़ते हुए चले जाते हैं, किसी चीज में ग्रोथ होती चली जाती है, मात्रात्मक रूप से होती चली जाती है, तो उसको हम समृद्धि कहते हैं। लेकिन जब हम शिक्षा के अंदर में, स्वास्थ्य के अंदर में, लाइफ स्टाइल के अंदर में, परिवहन के अंदर में, सुरक्षा के अंदर में, इन सब चीजों के अंदर में, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर इन सब चीजों में जब डेवलपमेंट होता है, तो वो आर्थिक विकास का द्योतक हो जाता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि आर्थिक विकास ये क्या है, एक सतत और दीर्घकालीन और गत्यात्मक प्रक्रिया है। तो पहली बात तो सतत है, लगातार कंटिन्यू चलती रहती है, दीर्घकालिक है, लंबे समय तक चलने वाली प्रोसेस है, ठीक है, और गत्यात्मक है, कभी भी स्थिर नहीं होती है, ये आगे बढ़ती ही रहती है। जिसमें क्या होता है, जिसमें आर्थिक एवं गैर आर्थिक दोनों तत्वों का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि इसमें इकोनॉमिकल और नॉन इकोनॉमिकल दोनों फैक्टर, दोनों एलिमेंट्स इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे अभी जीडीपी एज वेल एज एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी, ये सब चीजें भी इंक्लूड की जाती हैं। तो आर्थिक विकास की प्रक्रिया में श्रम है, पूंजी है, तकनीक है, आदि का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है या प्रभाव डाला जाता है। यानी श्रम कैसे, किस प्रक्रिया, अब पता है पहले क्या हुआ करता था कि मैला ढोने के लिए टोकरी में रख करके सर पे ले जाते, आज मशीनें आ गई, तो ये क्या हुआ, ये डेवलपमेंट की बात है। अगर केवल उसी से लोग पैसा कमा रहे हैं, ज्यादा पैसा बढ़ गया, तो वो नहीं माना जाए। तो जो श्रम करने का तरीका है, पूंजी कमाने का तरीका, जो टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है, एक दूसरे का प्रभाव डालती है और वो आपके आर्थिक विकास के अंतर्गत आता है। अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक कल्याण में, जो सोशल वेलफेयर होता है, उसमें अगर वृद्धि होती है, क्लियर कट आप कर लें कि जब सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती है तो आर्थिक विकास की एक प्रमुख विशेषता है। सामाजिक कल्याण में वृद्धि वो आर्थिक विकास को दर्शाती है। तो सामाजिक कल्याण में वृद्धि जो है आर्थिक विकास को दर्शाती है। अर्थात आर्थिक विकास का संबंध केवल प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय में वृद्धि से ही नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन आदि बुनियादी सुविधाओं को भी
उपलब्धता, यानी इन सब चीजों की उपलब्धता से भी है। तो इस तरीके से छात्रों अब हम लोग जो बात करेंगे इसमें एक पॉइंट आ जाता पूंजी निर्माण का, ठीक है, कि पूंजी निर्माण क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्यों पूंजी निर्माण जरूरी है, सबसे पहले इसका अर्थ जान लें। देखिए इसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में जो स्टॉक होता है, कितना है आपके पास में स्टॉक, जो मशीनरी है, औजार हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, परिवहन संचार है, इन सब संसाधनों से जो उत्पादन में वृद्धि होती है और उत्पादन की क्रिया में समाप्त नहीं हो जाती है और मनुष्यों द्वारा निर्मित होती है, उसे हम पूंजी निर्माण कहते हैं। छात्रों आर्थिक विकास के लिए पूंजी निर्माण, अगर आप जैसे मान लीजिए सपोज करिए आप जितना कमा रहे हैं उतना खा डालें, तो जब कमा रहे हैं खा डालें तो इसका मतलब उसको हम पूंजी निर्माण नहीं करेंगे, ठीक है। आपने जैसे कोई चीज, जैसे आपने देखा होगा कि किसान के पास में अगर हम लोग बात करें छात्रों, तो किसान के पास में क्या होता है, वो फसल को पैदा करता, उसके बाद में चीजों को बेच दिया, उसके बाद खत्म हो गया, फिर से फसल। अगर वो कलेक्शन करता कुछ चीजों का धीरे धीरे, जैसे उसके पास में कल कारखाने, औजार, इन प्रकार की चीजें आ जाती हैं या ट्रैक्टर है, तो इससे माना जाएगा कि उसकी पूंजी का निर्माण हो रहा है, या स्टॉक में उसके पास में कुछ चीजें रख उठी, ठीक है। तो या जो भी परिवहन संचारी इन सब टाइप की चीजों को रखता है, यानी कि जो निर्माण हुआ, उत्पादन हुआ, उसके बाद में भी जो स्टॉक में चीजें रह जाती हैं, जो बची रह जाती हैं, उनको पूंजी निर्माण कहते हैं। तो कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि जब आप केवल ग्रोथ किए खत्म हो गया तो इसका मतलब वो ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जब आपने उसका इंफ्रा डेवलप कर लिया, तो आपने प्रोडक्शन तो किया, लेकिन प्रोडक्शन के दौरान जो आपने डेवलप कर दिया, जो पूंजी स्टॉक मशीनरी बना दिया, उसको हम पूंजी निर्माण कहते हैं। तो आर्थिक विकास को, अब यहाँ पर आ जाता है कि आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले कारकों में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर बात की जाती है तो उसमें जो महत्वपूर्ण कारक हैं उसमें है पूंजी निर्माण, यानी पूंजी निर्माण जो है कैपिटल फॉर्मेशन, ये बहुत ही आवश्यक है आर्थिक विकास के निर्धारण करने। राष्ट्रीय आय के स्तर, उत्पादन का ढांचा और तकनीक प्रगति आदि का निर्धारण करता है। यानी राष्ट्रीय आय का स्तर क्या है, यानी स्टॉक कितना हो गया, उत्पादन का ढांचा किस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ, टेक्नोलॉजी कैसी है, ये जो प्रगति है इनका सबका निर्धारण करता है, ठीक है। और पूंजी निर्माण को आर्थिक विकास का प्रधान तत्व माना जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो पूंजी निर्माण है, कैपिटल फॉर्मेशन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है किसका, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ने के, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए जो महत्वपूर्ण आधार है वो क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन। और पूंजी निर्माण में वृद्धि के लिए क्या करना पड़ता है कि सबसे अधिक आवश्यक क्या है, बचत में वृद्धि करना। यानी अगर पूंजी निर्माण करना चाहते हैं, आपने कोई चीज उत्पादन किया, बनाया, तो अगर आपके पास में जितना उत्पादन किया उतना उपभोग हो गया, ठीक है, और बीच में आपके पास में सरप्लस में कुछ नहीं हुआ, सरप्लस में अतिरिक्त मूल्य नहीं हुआ, तो इसका मतलब अगर आपके पास में बचत नहीं हुई तो तब आप पूंजी कैसे बना पाएंगे, तो इसका मतलब बचत आवश्यक है। और भारत में बात की जाए तो भारत में बचत दर छात्रों अन्य देशों की अपेक्षाकृत ज्यादा थी। यही कारण है कि जब प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2007 में, ठीक है, वैश्विक मंदी की स्थिति आई, ठीक है, 1931 में वैश्विक मंदी की स्थिति बनी हुई थी। तो इन सब जब वैश्विक मंदी की स्थिति बनी हुई थी उस दौरान भारत पर उसका प्रभाव, क्योंकि भारत में माइनर देखते होंगे कि आपने देखा कि धन सोना इस टाइप में खरीद करके अपने पास में रख लेती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रकार की उनकी छोटी छोटी बचत होती। तो भारत में गुल्लक और महिलाओं के पास में सोने चांदी के जवाहरात, ये बचत के एक मतलब महत्वपूर्ण केंद्र हैं, यानी ग्राउंड लेवल पर। बाकी फैक्ट्री लेवल पर या कारखाना लेवल पर या इन सब लेवलों पर तो मतलब होता ही होता है, लेकिन जो विशेष रूप से देखा जाए तो ग्राउंड लेवल पर भी इस प्रकार की प्रोसेस चलती है, इसलिए यहाँ पर वृद्धि माना है। तो पूंजी निर्माण कब हो पाएगा, जब बचत ज्यादा होगी, क्योंकि बचत की ऊंची दर के साथ जो है माध्यम से निवेश की ऊंची दर प्राप्त की जा सकती है। आपने देखा होगा कि आप बचत कर करके रखे हैं तो फिर क्या है, तभी निवेश कर पाएंगे। अगर आपके पास बचत नहीं है तो इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट वही कर सकता है जिसके पास में क्या होगा, जिसके पास में बचत होगी, ठीक है। चूंकि पूंजी निर्माण के लिए आवश्यक है, अब आप जितना कमा रहे हैं सिर्फ उसको खा डालें, ठीक है, तो इसका मतलब आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आप पूरी लाइफ टाइम वैसे ही रहेंगे और जब तक चलेगा तब तक चलेगा। तो इसका मतलब हो गया कि बचत आपके लिए आवश्यक। तो आप एक सीक्वेंस देखिए कि आर्थिक समृद्धि समाहित है आर्थिक विकास के अंदर में। आर्थिक विकास कब होगा, जब आप कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे, और कैपिटल फॉर्मेशन तभी हो सकती है, ठीक है, यानी कि पूंजी निर्माण तभी होगा जब आपके पास में क्या होगा, सेविंग्स होगी, आपके पास बचत होगी। अब इस तरीके से अर्थव्यवस्था में
बचत कब होगी? जब आय में वृद्धि होगी, ठीक है। आय में जैसे इस दौरान अभी कुछ दिनों से अब आपने देखा होगा छात्रों कि जब महंगाई की दर बढ़ गई है और डीए वगैरह भी नहीं बढ़ रहे हैं, तो उस दौरान क्या है कि आय में वृद्धि जो है ये क्या है, आय में वृद्धि नहीं हुई, या वृद्धि हुई भी तो उस दर में अगर महंगाई बढ़ गई तो फिर बचत कम हो जाएगी, ठीक है। तो अभी रिसेंटली ड्यू टू कोविड और इन सब तमाम कारणों से अभी क्या हुआ कि बचत में कमी हुई है, लेकिन फिर भी अन्य देशों की अपेक्षाकृत यहाँ पर भारत के अंदर में बचत ज्यादा। तो आय में वृद्धि हो गया। उपभोग में कटौती, एक तो आय में वृद्धि, आप पैसा ज्यादा कमाइए, सीधी सी बात है, पहला तो ये तरीका। दूसरी चीज है उपभोग में कटौती, थोड़ा कम खाइए, ठीक है। कम खाने का मतलब हो गया कि जैसे आप 10 कपड़े खरीद रहे हैं तो आप 8 कपड़े में भी काम चला सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये जैसे मतलब उपभोग में कटौती है। और बचत को प्रोत्साहन देने वाली बात है, जो छोटी छोटी बचतें होती हैं छात्रों, छोटी छोटी बचतें मतलब जैसे कहते हैं ना कि महिलाएं देखते हैं ना छोटी छोटी चीज बचत कर लेती, गैस में अगर वो गैस में एक एक दिन में मान लीजिए 10 मिनट की गैस बचा रही है तो पूरे साल भर के अंदर में वो कितना एक सिलेंडर भर का बचा सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बचत को प्रोत्साहन, तो बचत हो गया, भोग में कटौती हो गया, आय में वृद्धि हो गया, ये सब चीजें क्या है, बचत की उच्च दर प्राप्त होगी जो कि हेल्प करेंगी इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट होगा तभी जो है कैपिटल फॉर्मेशन, इनके द्वारा पूंजी निर्माण के क्षेत्र में विकास। तो अगर क्वेश्चन बन जाए पूंजी निर्माण के क्षेत्र में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है, आय में वृद्धि है, ठीक है। अगर यही व्यय में वृद्धि कर दिया जाए तो क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। उपभोग में कटौती है, ठीक है। अपव्यय लिख दिया जाए तो नहीं होगा, मितव्यय लिख दिया जाए तो होगा। और बचत को प्रोत्साहन, तो पूंजी निर्माण में अपव्यय, मितव्यय, उपभोग में कटौती, आय में वृद्धि, ऐसा करके दे दिया जाए तो आपको बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए कि क्या होगा। आय में वृद्धि करेंगे तो भाई सीधी सी बात है पूंजी निर्माण होगा, पैसा आपके पास, आमदनी के स्रोत बढ़ जाएंगे। उपभोग में कटौती करेंगे तो भी 2 पैसा बचाएंगे, बचत को प्रोत्साहन देंगे तो भी बचाएंगे, और ये सब माध्यम जो है कहीं ना कहीं कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। विकासशील देशों के अंदर में जो डेवलपिंग कंट्री है छात्रों, वहां पूंजी निर्माण की दर बहुत कम होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो है कम होती है पूंजी निर्माण की दर। क्यों कम होती है, ये सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पर पूंजी निर्माण की दर कम होती है, लोग जितना कमाते हैं खा पी करके डकार गए। और इन देशों में क्या होता है, एक बड़ी समस्या है कि बाजार का आकार छोटा होना, यानी ऐसी जगह पर क्या है, एक समस्या हो जाती है कि उनका बाजार का आकार छोटा होता है और जिसके कारण वो निवेश को प्रोत्साहन नहीं मिल पाता। लेकिन भारत जैसे देश में बाजार की तो कमी नहीं है, बस केवल अपनी लोगों की पहुंच नहीं होती, विदेशी कंपनियां आकर के यहाँ पर अपना छा गई, लेकिन भारत के अंदर में इस प्रकार की चीजें नहीं हो पाती थी। इसको भी ध्यान रखने की जरूरत है कि जो छोटे छोटे विकासशील देश हैं उनमें बाजार का आकार भी छोटा होता है, और प्रति व्यक्ति आय जो पर कैपिटा इनकम है वो भी कम है, और आय में असमानता बहुत ज्यादा है। जिसके पास में है तो इतना ज्यादा है कि उसको प्रोग्रामिंग बनाना पड़ता है, ठीक है, इन्वेस्टर्स लगाने पड़ते हैं, उसके पास में सीए होते हैं बताने वाले कि आपको कहाँ इन्वेस्ट, और किसी किसी के पास में जो सब कुछ दिमाग रख रहा है लेकिन उसके पास में पैसा भी नहीं है कि वो कहीं एक अपना बिजनेस कर सके। तो आय में असमानता के कारण जो है ये जो दर है पूंजी निर्माण की वो कम होती है। तो बाजार का आकार छोटा होना, प्रति व्यक्ति आय कम होना और आय में असमानता, ये सब चीजें क्या करती हैं, जो पूंजी दर है, पूंजी निर्माण की दर है उसको कम करती हैं। तो आप पूंजी निर्माण भारत में या विकासशील देशों में पूंजी निर्माण की दर का क्या कारण है या क्या कारण नहीं है, ऐसा करके दे दिया जाए तो ये सब कारण है, और इसके अलावा कुछ लिखा रहेगा तो वो कारण नहीं होगा। अब हम लोग बात करेंगे पूंजी की, बात हो रही है कि कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, तो पूंजी उत्पाद अनुपात क्या होता है, COR यानी कैपिटल आउटपुट रेशियो, कैपिटल लगा दिया तो उसका आउटपुट क्या है, ये सबसे बड़ी चीज है। तो पूंजी उत्पाद अनुपात ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका तात्पर्य है कि पूंजी की उस मात्रा से जिसकी आवश्यकता एक इकाई के उत्पादन के लिए आवश्यक है। अगर आप एक इकाई को उत्पादन बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपको कितना पैसा और लगाना पड़े। सिंपल बात में इसको हम समझा दें, सपोज करिए आप हैं और आपके मतलब आप एक कमरे में रहे हैं, आप अकेले समझिए, आप एक रूम लेकर के इलाहाबाद की पावन धरती पर पड़े हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं यूपीएचएससी की, ठीक। अब उसके बाद में मान लीजिए तो उसी कमरे के अंदर में है, ठीक है, 10 बाई 12 का कमरा है या 12 बाई 15 का कमरा है, और इसमें एक पर्सन यहाँ पे रहे, वो खाना पीना बना कर सब कुछ कर रहा है, रेंट वेंट। लेकिन अगर सोचिए किसी में 2 लोग रहने लगे, ठीक है, अब 2 लोग रहने लगेंगे तो क्या होगा, पहली बात तो रेंट वही है, हो सकता है वो कह देंगे ठीक है हम 400 रुपए 500 रुपए बढ़ा देंगे, 1000 रुपए रेंट ले रहे हैं मान लीजिए, तो हमने कर दिया भाई 2 लोग रहेंगे तो 1500 लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 1500 लग गया, ठीक है, 2 लोग
तो ये जो बंदा 1000 दे रहा था, अब इसको कितना देना पड़ेगा? 750 रुपए। क्यों? क्योंकि दोनों मिलकर के 1500, तो 750 इनका 150, साढ़े यानी 250 रुपए इस बंदे की बचत हुई। इसी तरीके से सब्जी मसाला ये सब चार सारी चीजें ला रहा, तो ये 250 रुपए उधर लगा दिया, यानी 1000 रुपए में उसका मैनेज हो रहा है। ठीक है, अभी तक यहाँ पर मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो एक इकाई उत्पादन बढ़ाने के लिए अगर हम एक इकाई उत्पादन बढ़ा, अब इसमें एक तीसरा व्यक्ति भी अगर आकर के रहने लगे तो उसके रहने पे कितना चार्ज बढ़ जाएगा। ठीक है, या भोजन बनाने में, तो वही चीज यहाँ पर आप समझिए कि अगर एक इकाई उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, एक जैसे फैक्ट्री लग गई है और आपने एक स्लीपर बनाया, तो दूसरा स्लीपर बनाने के लिए कितना और चीजें लगेंगी, मटेरियल या कितना पैसा लगेगा, उसी को कहते हैं पूंजी उत्पाद अनुपात। अब वो अनुपात कैसे घटना चाहिए? तो देखिए, किसी अर्थव्यवस्था के अंदर में, किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी की कुल मात्रा तथा उस वर्ष के कुल उत्पादन के बीच अनुपात को सकल पूंजी अनुपात कहा जाता है। ठीक है, यानी ग्रास कैपिटल आउटपुट रेशियो, यही होता है क्या कि जो कुल पूंजी लगाया गया और कुल उत्पादन हुआ। तो आपने इस वर्ष के अंदर में इतनी पूंजी लगाई और इतना उत्पादन, अब थोड़ी सी और पूंजी लगा दी तो और ज्यादा उत्पादन होने लगा। देखते नहीं है कि जैसे वो कहते हैं कि अगर आप 1 दर्जन खरीदते हैं तो 40 रुपए में मिलेगा, लेकिन अगर आप 2 दर्जन ले लेते हैं तो आपको 35 रुपए दर्जन, और अगर आप 20 दर्जन लेते हैं तो आपको 30 रुपए दर्जन मिल जाएंगे। तो ये क्या है? ये मतलब जैसे जैसे आप चीजें बल्क में लेते जाते हैं वैसे वैसे चीजें कम होते हैं। तो यही है कि पूंजी की कुल मात्रा और उसका उत्पादन, इसके बीच में अनुपात को ही हम सकल पूंजी अनुपात कहते हैं। तो बात एकदम क्लियर हो गई। ठीक है, यदि इसका मतलब जिसके पास में संसाधन बढ़िया डेवलप हो गया है छात्रों, अब पता लगा छोटी मोटी मशीन लगा लिए तो उसका मतलब उसका एक लिमिट है। ठीक है, उतना ही प्रोडक्शन कर, लेकिन आपने बढ़िया अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है तो इसका मतलब वो ज्यादा लोगों की खपत कर सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, यहाँ कहने का मतलब ये है। और यदि अर्थव्यवस्था में पूंजी उत्पाद अनुपात अधिक है तो इसका अर्थ है दी गई पूंजी की मात्रा से उत्पादन की मात्रा कम होगी। यानी पूंजी उत्पाद अनुपात अगर अधिक होगा तो इसका मतलब पूंजी लगा रहे हैं तो उत्पादन की मात्रा, जितना पूंजी लगा रहे हैं उसकी तुलना में उत्पादन की मात्रा कम है। और यदि पूंजी उत्पाद अनुपात कम है, ठीक है, तो अगर पूंजी उत्पाद अनुपात जो है वो अगर कम है तो उतनी ही पूंजी से उत्पादन की मात्रा अधिक होगी। थोड़ा सा अगर लगा दिया तो ज्यादा प्रोडक्शन होने लगेगा। ठीक है, यानी इसका मतलब, तो ये आपको लाइन याद रखना कि पूंजी उत्पाद अनुपात कम है तो उतनी ही पूंजी से अधिक मात्रा में उत्पादन किया जा सकेगा। तो पूंजी उत्पाद अनुपात, ये जिसको हम कहते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो, ये कम होना चाहिए। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो कम होना ये अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद है। तो आप इस लाइन को रटिए। ठीक है, जैसे देखो समझने के साथ साथ में कुछ रटना भी है। मैंने समझा दिया इकोनॉमिकल टर्म, आप सोचेंगे तो सब समझ में भी आ जाएगा। लेकिन फिर वही वाली बात है कि सर हम समझते हैं लेकिन तो फिर ज्यादा मच करने से अच्छा है जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में समझा दिया। और आप एक चीज ध्यान रखिए कि पूंजी उत्पाद अनुपात अगर कम होगा, यानी हर चीज ज्यादा होता है तो फायदा, लेकिन यहाँ पूंजी उत्पाद अनुपात कम होगा तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा और वो अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी होगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए यहाँ पे फिर से एकदम नोट में लिख उठा है कि पूंजी उत्पाद अनुपात की मात्रा का कम होना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होगा, हानिकारक होगा कि लाभदायक होगा? तो अच्छा लक्षण है, लाभदायक होगा। क्लियर हो गई बात। अब इसमें पूंजी उत्पाद अनुपात अलग अलग उद्योगों में अलग अलग होता है। भाई मैंने बताया ना कि चप्पल का एक जूट फैक्ट्री लगा दिए तो आप थोड़ा सा उसमें वही प्लास्टिक लगेंगे या जो कुछ भी लगेगा, लेकिन बाकी चीजें तो बिल्कुल तैयार है। तो उद्योग विशेष की गहनता पर निर्भर, यानी कोई उद्योग कितना विशेष गहन है, किस तरीके से बना हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप एक शुगर मिल है, उसमें पता लगा आप एक टाली पकाएं तो भी उतना चार्ज लगेगा और 10 ट्रक पकाएं तो भी उतना ही चार्ज लगेगा। तो इसका थोड़ा सा केवल चार्ज में आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये उद्योग के अलग अलग डिपेंड करता है, उसकी गहनता पर डिपेंड करता है। तो लघु और कुटीर उद्योगों में पूंजी उत्पाद अनुपात कम होता है। जो छोटे छोटे होते हैं वहां पर इतना ज्यादा आउटपुट नहीं होता बल्क के अंदर, लेकिन जो अवस्थापन क्षेत्र होता है यानी इंफ्रास्ट्रक्चर वाला क्षेत्र होता है तथा भारी उद्योगों में पूंजी उत्पाद अनुपात बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वहां बल्क में होता है छात्रों। ठीक है, तो बल्क में अगर टर्नओवर होता है तो थोड़ा सा भी, इसीलिए आपने देखा होगा कि ब्याज की बात होती है, सिर्फ आधा परसेंट पॉइंट में ब्याज अगर ऊपर और नीचे होता है तो उसका जो है आउटपुट दिखने लगता है। तो विकासशील देशों में इनके विकास के लिए अत्यधिक पूंजी की व्यय की आवश्यकता होती है। भाई पूंजी ज्यादा आवश्यकता होती है तभी तो हम बढ़ा पाएंगे।
और पूंजी तभी लगा पाएंगे जब हमारे पास, यानी पूंजी का निवेश तभी होगा जब बचत होगी। इसके लिए विकास के प्रारंभिक चरण में पूंजी उत्पाद अनुपात अधिक होता है। तो जब हम देखते हैं कि जब हम नई नई चीजें लगाते हैं, मशीनें लगाते हैं, तो हमें वो कॉस्टली पड़ता है, ठीक है, क्योंकि फिर उतना तो आउटपुट आता नहीं है। लेकिन फिर जैसे जैसे फिर चीजें चल जाती हैं, फिर उसके बाद में ये देखिए, जैसे होता नहीं कि पहले जब आप व्यापार करते हैं तो उसमें पहले तो स्थापित करना, फिर उसके बाद में जो पैसा है उसको लगाना, और फिर उसके बाद में फिर कमाना, ठीक है। तो ऐसे ही पहले शुरुआती दौर में 1 साल में तो स्थापित किया जाता, दूसरे साल में उसको अपडेट लगाया जाता है, और तीसरे साल से फिर कमाया जाता है। तो पूंजी में तो 3 साल, यानी कि अगर बिजनेस के अंदर में देखेंगे तो उसमें 3 साल का तो टर्नओवर मिनिमम आपको रखना पड़ता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इन देशों में जो है जो पूरी क्षमता से, ठीक है, पूरी क्षमता से पूंजी का पूरी क्षमता से प्रयोग नहीं हो पाता है। जो संसाधन है उनका पूरी तरीके से प्रयोग नहीं, तो संसाधनों का पूरी तरीके से पूरी क्षमता से प्रयोग नहीं हो पाता है, ठीक है, कहाँ पर, जो विकासशील देश हैं। और यदि इनका प्रयोग मतलब जो है, यदि इनका प्रयोग पूरी तरीके से की जाए तो पूंजी अनुपात उत्पाद अनुपात कम होगा, यानी कि जो संसाधन है हमारे यहाँ उसका फुल यूटिलाइजेशन किया जाए तो पूंजी उत्पाद अनुपात कम होगा। जैसे परमाणु सेक्टर में हो गया, ठीक है, परमाणु सेक्टर हो गया, कोई भी सेक्टर अगर आप देख लें, अगर उसमें आप पर्याप्त मात्रा में चीजें हैं तो आपको आने वाले वक्त के अंदर में कम पैसा लगाना पड़ेगा, आउटपुट ज्यादा है। लेकिन शुरुआती दौर में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, जब आप इंफ्रा डेवलप कर रहे होते हैं तो उस समय आपको पैसा ज्यादा लगता है। इस तरीके से देखा जाए तो पूंजी उत्पाद अनुपात का कम होना यह प्रदर्शित करता है कि एक इकाई उत्पादन पर लगने वाली पूंजी या विनियोग की मात्रा कम होगी, तो ऐसी स्थिति में कम पूंजी या विनियोग से अधिक उत्पादन होगा, यानी पूंजी उत्पाद अनुपात कम होना आवश्यक है, ठीक है, बस यही चीज ध्यान रखना है। इस तरीके से देखा जाए पूंजी उत्पाद अनुपात के 2 रूप हो सकते हैं भाई, एक है औसत पूंजी अनुपात, ठीक है, जो एवरेज होता है, और इसमें क्या होता है, और दूसरा एक वर्धमान पूंजी अनुपात। एक तो एवरेज हो गया और एक मतलब जो है ये इंटरवल मतलब जो है, तो ये क्या होता है कि पूंजी, अगर हम औसत पूंजी अनुपात को देखें, पूंजी उत्पाद अनुपात को, तो पूंजी की कुल मात्रा और कुल उत्पादन के बीच में अनुपात अगर देख लें, सीधा पूंजी हमने इतना लगाया, इतना अनुपात हुआ, तो उसको हम कहते हैं औसत पूंजी अनुपात। लेकिन वर्धमान पूंजी उत्पाद अनुपात का मतलब क्या होता है, पूंजी की मात्रा में वृद्धि और उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के बीच एक अनुपात को प्रदर्शित करता है। जब हम इतना पूंजी लगाए तो इतना, थोड़ा सा और लगा दिए तो और उत्पादन, थोड़ा सा और लगा दिए तो और ज्यादा उत्पादन, तो उनके मध्य में कि कितना कितना बढ़ा रहे हैं तो कितना कितना बढ़ रहा है, तो उसको हम वर्धमान पूंजी उत्पादन अनुपात, हमने इतना लगाया इतना आउटपुट, तो उसको औसत पूंजी उत्पादन अनुपात कहते हैं। तो ये चीजें थोड़ी सी जटिल है, इनको नहीं आता है, लेकिन यह है कि जितना हमने आप लोगों को बता दिया उतना तक आएगा, उससे ज्यादा आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग कुछ बात करेंगे आधुनिक संकेतक की, थोड़े मोड़े यहाँ संकेत की बात करेंगे, आगे और भी चर्चा होती रहेगी, लेकिन जो मेजर संकेत हैं इकोनॉमिक्स से, जो ग्रोथ से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, उनको हम यहाँ पर चर्चा कर लें। सबसे पहले कहा जाता है मानव विकास सूचकांक, कभी लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये कहीं ना कहीं आता ही रहता है। SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, अगर UNDP के द्वारा होता है भाई, इसको जारी किया जाता है, और दूसरी चीज है कि वर्तमान में जो रैंक है 131 आउट ऑफ 189 कंट्रीज, यानी 189 देशों में SDI इंडेक्स कितना है, 131, यानी 131 है, इसको ध्यान रखना। सर्वप्रथम क्या हुआ था 1990 में, 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से जुड़े अर्थशास्त्री हैं, मतलब जो है महबूब उल हक, लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने 1990 में, जो कि यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में काम कर रहे थे, उन्होंने HDI टर्म का यूज किया, ये फॉर्मूला बताया, और ये 3 चरणों पर आधारित होता है। यही पूछा जाता है किन किन चरणों पर होता है। कब प्रयोग हुआ, 1990 में। किसने किया, महबूब उल हक ने। किसके माध्यम से ये जारी होता है, UNDP के माध्यम से। ये सब क्वेश्चन बन गए आपके। तीसरी चीज है, कौन से चरण है, तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, यही लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो जीवन प्रत्याशा है ये मेन होता है, ठीक है। दूसरी चीज है शिक्षा सूचकांक, जो ज्ञान है, ठीक है, वो देखा जाता है। और तीसरी चीज है जीवन स्तर, यानी जो लाइफ स्टैंडर्ड जो होता है, ठीक है। तो लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टैंडर्ड जो होता है वो तो 3 चीजें हैं, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा सूचकांक और जीवन स्तर। ये 3 चीजें मिला करके क्या बनता है, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और जो शिक्षा सूचकांक है छात्रों, ये वयस्क जो लोग होते हैं उनकी शिक्षा की कुल पहुंच,
स्कूल में नामांकन, प्रौढ़ शिक्षा, ठीक है, इसका 2/3 भाग, ठीक है, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक शिक्षा का 1/3 भाग। तो इतने का 2/3 भाग और प्राथमिक, द्वितीयक और उच्च शिक्षा का 1/3 भाग अनुपात को लेकर के जोड़ करके प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब ये हो गया। और ये जो शिक्षा से संबंधित चीजें होती हैं छात्रों, इनके आंकड़े कहाँ से लिए जाते हैं? यूनेस्को से लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो शिक्षा से संबंधित आंकड़े हैं यूनेस्को लेता है और इन आंकड़ों को एसडीआई में यूज किया जाता है, अर्थात यूएनडीपी यूज करता है। जीवन स्तर में क्या है? सकल घरेलू उत्पाद जो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, इसके लिए क्रय शक्ति तुलना के आधार पर प्रति व्यक्ति आय ली जाती है, यानी पीपीपी के आधार पर, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर जीडीपी का क्या किया जाता है? आकलन किया जाता है, तब उससे जीवन स्तर पता चलता है कि लोगों का आउटपुट कितना है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हैं, आप इनको, और इसके आंकड़े जो होते हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं? वर्ल्ड बैंक से, यानी जीडीपी का आंकड़ा कहाँ से लिया जाएगा? वर्ल्ड बैंक से। जो इसमें शिक्षा से संबंधित आंकड़े हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं? यूनेस्को से लिए जाते हैं। और मानव विकास सूचकांक कैसे तैयार किया जाता है? यानी 1/3, यानी जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक और जीडीपी मूल जो है, जो पीपीटी के आधार पर जीडीपी, इन तीनों को जोड़ करके 1/3 कर दिया जाता है, यानी एक 3 से भाग दे दिया जाता है, तो ये पता चल जाता है। और सभी देशों का, यानी 189 देशों का पता किया गया, तो उसमें भारत की स्थिति जो है 131 नंबर पर है। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको ध्यान रखिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा छात्रों। सिंपली आपसे महबूब उल हक और यही पूछा जाता है, इसलिए आप जो है कुछ परेशान नहीं होंगे, बस केवल अच्छे से सुनते और समझते हुए एक बार चले जाएंगे। मानव विकास सूचकांक की अगर हम लोग बात करें तो इसका मान 0 से 1 के मध्य में होता है। ये भी क्वेश्चन एक बार बन चुका है, ठीक है, कि जो एसडीआई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये 0 से 1 के बीच, यानी 0 से ऊपर और 1 के अंडर में होता है। अगर 0.8 यानी 0.800 से 1 के बीच में है, इसका मतलब हो गया उच्च मानव विकास सूचकांक प्राप्त है। जैसे अमेरिका हो गया, यूरोपीय, जो पूरा यूरोपियन है, इसमें सब में आता है, जहां पर 0.8 से अधिक होता है। दूसरी चीज यहाँ पर, अगर 0.5 से लेकर के 0.799 तक रहता है, तो यदि मध्य मानव जो है, इसको मध्य मानव विकास सूचकांक, जिसमें भारत है, चाइना है, ब्राजील है, साउथ अमेरिका, ये सब इसमें आ जाते हैं। और 0.5 से कम जो है, ये क्या है? ये निम्न मानव विकास सूचकांक होते हैं, ठीक है, जैसे सोमालिया वगैरह, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कुछ देश हैं, उसमें आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से देखेंगे, मानव निर्धनता सूचकांक एक आता है, यानी ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स की बात की जाती है, तो 107 देशों में इसका जो रैंक है छात्रों, वो 62 है, यानी 62वें रैंक है। तो मानव निर्धनता 62वें नंबर पर है, ध्यान रखिएगा। और इसकी अवधारणा पहली बार 1997 में आई थी, ठीक है, तो 1997 में आई हुई थी। और मानव विकास सूचकांक की तरह इसका भी आकलन कौन करता है? यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा किया जाता है। तो एसडीआई का भी कौन करता है? यूएनडीपी। और एचपीआई जो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है, उसका भी यूएनडीपी करता है। और इसमें भी 3 चीजें ली जाती हैं, क्या क्या? एक तो दीर्घायु, ठीक है, दूसरा ज्ञान, और तीसरा अच्छा जीवन, ठीक है। तो अच्छा जीवन हो, नॉलेज हो, और जो उनकी आयु, दीर्घायु। अच्छा जीवन में क्या क्या चीजें होती हैं छात्रों? उसमें होती है स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है, जो स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच होती है, सुरक्षित पानी की उपलब्धता कितनी है, और 5 वर्ष से कम जो है कुपोषित बच्चों की संख्या। अगर मैनेज है, तो उसी का एक अच्छा जीवन के लिए ये स्टैंडर्ड रखा गया कि स्वास्थ्य सेवा की पहुंच कितनी अच्छी है, सुरक्षित पानी कैसा मिल रहा है, और 5 वर्ष से कम कुपोषित बच्चों की उनकी संख्या कितनी है, ठीक है। और मानव निर्धनता सूचकांक 2 प्रकार का हो सकता है, एक एचपीआई फर्स्ट होता है और एक एचपीआई सेकंड होता है। एचपीआई जो फर्स्ट होता है छात्रों, ये विकासशील देशों के लिए होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। एचपीआई फर्स्ट विकासशील देशों यानी डेवलपिंग कंट्री के लिए, और जबकि एचपीआई सेकंड जो है, ये विकसित देशों के लिए होता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पर है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में, ठीक है, एचपीआई। एक इसी में ग्लोबल हंगर रिपोर्ट आ जाता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है। तो हंगर इंडेक्स में 94, 107 देशों में 94 स्थान पे। तो हंगर कितने पे है? 94 नंबर का हंगर है, और जबकि 62 नंबर का निर्धन है, ठीक है। तो निर्धन 62 नंबर का निर्धनता है, और जबकि ये आपका
भूख हंगर जो है वो आपका 94 पे, इसको ध्यान रखिएगा। और एसडीआई जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो 131 है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए भाई, ये सब चीजें आपको थोड़ी थोड़ी चीजें, अब इसमें अगला पॉइंट देख लेते हैं। यूनाइटेड यूएनडीपी क्या कर रहा है भाई, एक लिंग विकास सूचकांक की भी जारी करता है। तो लिंग विकास, जेंडर इनइक्वालिटी के अगर देखें इंडेक्स में, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में भारत का स्थान कैसा है, 1 2 3। देखो सब अनइक्वल है, पहला 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा, तो कोई इक्वल है नहीं है, तो इसका मतलब 1 2 3 हो गया। तो आप इसको देख लेंगे, जो लैंगिक विषमता सूचकांक है उसमें भारत का स्थान 123, 1 2 3। अब आप लर्न कर लीजिए छात्रों, और ये ना फीलिंग करते हुए चलिए कि अभी इसको हम लर्न करें, जब इसको लर्न करेंगे तब आपका लर्न नहीं होगा। अब आप ये सोचिए कि मतलब जो है जेंडर इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी मतलब इक्वल नहीं है, 1 2 3 है, ठीक है, इक्वल है ही नहीं, 1 2 3 है, तो बस याद हो गया आपको। ऐसे हंगर में 94 नंबर का व्यक्ति हंगर है, 62 नंबर का व्यक्ति जो है गरीब है, और जो है ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कीजिए 131 नंबर पाया है, तो इसका मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। बस आप ऐसे करके इसको लर्न कर लें। ये भी किसके द्वारा जारी होता है, यूएनडीपी के द्वारा। कब, 1995 में विकसित। इसमें 3 चर शामिल किया जाता है भाई। पहला चर क्या होता है, जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो आप जानते हैं। दूसरा शिक्षा सूचकांक, ये भी ऑलरेडी एसडीआई में यूज हो रहा है। और तीसरा है आय का औसत सूचकांक। इसमें जो आय है, ठीक है, जो जेंडर के पास में जो है जो आय होती है, इन तीनों को जोड़ करके 3 से भाग दे दिया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ एचडीआई संपूर्ण जनसंख्या के औसत की माप उपलब्ध है, जबकि जीडीआई जो है महिलाओं के माप की उपलब्ध है। यानी यह महिलाओं की संख्या जो है टोटल के कंपेरिजन में कितनी है, और एसडीआई संपूर्ण के संदर्भ में होती है। तो संपूर्ण जनसंख्या के अगर औसत दिया जाए एसडीआई, और महिलाओं की अगर लिया जाए केवल जो है, महिलाओं का अगर केवल इनकम और उनकी शिक्षा और उनकी जीवन प्रत्याशा ली जाए, तो उसको हम क्या करेंगे, जीडीआई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक शब्द आया था अभी मैंने बीच में यूज किया था, परचेजिंग पावर पैरिटी की बात की थी, क्रय शक्ति क्षमता, यानी जो खरीदने की क्षमता है, यानी परचेजिंग पावर पैरिटी। ये फर्स्ट टाइम इसको यूज किया था आईएमएफ ने यूज किया था, ठीक है। 1993 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने सबसे पहले आईएमएफ ने यूज किया था, ठीक है। और अब क्या, वर्ल्ड बैंक भी इसको यूज कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। एक होता है पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी होता है छात्रों, तो ये ध्यान रखना, कभी कभी इसका टर्म आ जाता है। तो पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप को पीपीपी कहते हैं, लेकिन यहाँ जो पीपीपी है वो क्रय शक्ति क्षमता यानी परचेजिंग पावर पैरिटी कहा जाता है। जीवन स्तर को व्यक्त करने के लिए या आधुनिक माप, यानी कि जो लाइफ स्टैंडर्ड है, ये इसी कि किसी व्यक्ति की, जैसे आपके जेब में मान लीजिए पड़े हैं 100 रुपए, लेकिन 100 रुपए में आप कितने दिन रह सकते हैं, आप 2 मीटिंग का खाना भी ठीक से नहीं खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक समय था, आज के 10 साल पहले 100 रुपए पड़े हैं, तो कभी कभी तो ऐसा है कि इलाहाबाद में 100 रुपए में बच्चे एक हफ्ते निकाल देते थे, ठीक है। रूम वूम का रेंट अगर सब दिए हैं, सब सारा काम फिट है, तो 100 रुपए में क्या है, वो एक हफ्ते का टाइम निकाल देते थे, ठीक है। 2 रुपए की चाय, 1 रुपए की चाय थी, और उसके बाद में 2 रुपए का ब्रेड पकौड़ा खा करके इधर उधर, और सारी चीजें 2-3 रुपए किलो जो है कद्दू हुआ करता था। तो इसमें क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि वो निकाल, मतलब ये परचेजिंग पावर का जो पावर्टी है, वही जीवन स्तर को व्यक्त करने के लिए है। अब इसमें बात आ जाती है कि आधुनिक माप की प्रमुख जो है एक ट्रिक है, क्या है, इसमें व्यापारी तथा गैर व्यापारी दोनों प्रकार की वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। और अब हम अगर हम लोग देखें, एक नया डेटा हम लोग डिस्कस करेंगे पीपीपी के आधार पर। अगर हम लोग देखें तो दो, यानी अगर हम किसी भी विश्व बैंक में पीपीपी के आधार पर भी हम देख सकते हैं किसी अर्थव्यवस्था की स्थिति, और साथ ही साथ में परंपरागत आधार पर भी, यानी रुपीज के आधार पर भी हम अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन कर सकते हैं, दोनों आधार पर। अगर हम लोग पीपीपी के आधार पर देखा जाए तो वर्तमान में जो है भारत, ये विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आपसे पूछा जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा कि विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है पीपीपी के आधार पर। पहले नंबर पर है चाइना, दूसरे नंबर पर यूएसए, और तीसरे नंबर पर इंडिया, यानी जापान को पीछे छोड़ते हुए इंडिया तीसरे नंबर पर है, ट्रिपल पी के आधार पर, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन अगर परंपरागत आधार पर देखें टोटल पैसा,
तो ये 6वां स्थान है। बीच में 5वां स्थान हो रहा था छात्रों यूके को पिछाड़ करके, लेकिन अभी भी वर्तमान में कितना है, 6वां। यानी नंबर 1 पर यूएसए, फिर उसके बाद में चाइना, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूएसए की, देन चाइना की, देन जापान की, देन जर्मनी की, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड की, उसके बाद इंडिया की आएगा। ठीक है, तो 6वें स्थान पर है, इसको आप ध्यान रखेंगे। एक शब्द आ जाता है छात्रों ग्रीन जीएनपी, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट की बात होती है। ठीक है, यानी सकल घरेलू उत्पाद की बात हो रही है, लेकिन उसमें ग्रास नेट प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो इसमें ग्रीन जीएनपी क्या होता है? सर्वप्रथम इसका प्रतिपादन 1995 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा, 1995 में ग्रीन जीएनपी शब्द का प्रयोग किसने किया? विश्व बैंक ने किया। ग्रीन जीएनपी क्या होता है? एक निश्चित समयावधि, एक निश्चित समयावधि, जैसे एक वित्तीय वर्ष होता है। ठीक है, जैसे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च एक वित्तीय वर्ष होता है, ऐसे एक निश्चित समयावधि में प्रति व्यक्ति उत्पादन की वह अधिकतम मात्रा जिससे किसी देश की प्राकृतिक संपदा, ठीक है, और पर्यावरण को स्थिर या संरक्षित रखते हुए प्राप्त किया। यानी आपने भाई उत्पादन किया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किया मान लीजिए, लेकिन आपने जो प्राकृतिक संसाधन है आपके पर्यावरण, उसको स्थिर रखते हुए, संरक्षित करते हुए कितना आपने बताया। आपने उत्पादन तो बहुत, जैसे आपने देखा होगा कि चाइना के अंदर में प्रोडक्शन तो बहुत हो रहा है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो अपने यहाँ की पूरा मतलब प्रदूषण को बहुत ज्यादा एकदम फैला दिए। तो अगर प्रदूषण को फैला करके अगर आपने प्रोडक्शन प्राप्त किया तो आप ग्रीन जीएनपी में पीछे रह जाएंगे। इसे क्या कहते हैं, जो जीएनपी होता है इसका हेल्थ ऑफ नेशन कहा जाता है। यानी ग्रीन जीएनपी क्या है? जीएनपी का हेल्थ ऑफ नेशन भी कहा जाता है, और इसकी रिपोर्ट हर 10 साल बाद जारी की जाती है। ठीक है, अब एक इसमें देखिए इंडिया जो है ग्रीन इकोनॉमी, ठीक है, बैरोमीटर में अगर देखा जाए, इंडिया ग्रीन इकोनॉमी बैरोमीटर में 6th प्लेस पर है 190 देशों में, यानी 190 कंट्री में 6th प्लेस पर है। तो इंडिया ग्रीन इकोनॉमी जो है बैरोमीटर में 6th प्लेस पर है, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में इन्वायरमेंटल अगर जो है परफॉर्मेंस इंडेक्स में देखा जाए, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है, उसमें भारत की रैंक 168 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 180 देशों में। तो 180 देशों में 168 है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में। ठीक है, 3 चीजें यहाँ पर ली जाती हैं जब ग्रीन जीएनपी की बात की जाती है। एक उत्पादित संपत्ति, कितना संपत्ति का, दूसरा प्राकृतिक संसाधन कितने, और तीसरा मानव संसाधन कितने। इन तीनों चीजों को तो ग्रीन जीएनपी में कौन कौन सी चीजें शामिल की जाती हैं? उत्पादित संपत्ति, प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय, सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपके फिर यूपीएचएससी में फिर आ चुका है, फिर आपको आएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सर्वप्रथम इसकी अवधारणा किसके द्वारा शुरू की? भूटान के द्वारा 1972 में। तो सबसे पहले 1972 में भूटान के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, ये थोड़ा सा डेटा हमें छात्रों, ये 1972 वाला यहाँ पे गलत लग रहा है, इसको अपडेट करके बताइएगा। ठीक है, 1972 ये थोड़ा सा, ये बाद में हुआ, 1995 के आसपास में हुआ। ठीक है, तो सर्वप्रथम इसकी अवधारणा भूटान के द्वारा विकसित की। तो सिंपली यही पूछता है कि किसके द्वारा किया गया? तो भूटान के द्वारा किया गया। यानी कि जो ग्रास नेशनल, ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स है, ये किसके द्वारा, देश के द्वारा, भूटान के द्वारा विकसित किया गया। और ये कितने नंबर पर? 139 नंबर, 149 कंट्री में इसका नंबर है 139। हैप्पीनेस वाला व्यक्ति कितने नंबर पर है? 139। डेवलपमेंट वाला 131। यही आपको याद रखना, हैप्पीनेस वाला 139 नंबर पाया हैप्पी है, 131 नंबर वाला विकसित है। बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, इसके लिए क्या क्या होते हैं जो सूचकांक में शामिल किया जाता है, ये भी क्वेश्चन। उच्च प्रति व्यक्ति आय, जो पर कैपिटा इनकम कितनी ज्यादा है। अच्छा विशासन, गुड गवर्नेंस, ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है कि इसमें गुड गवर्नेंस, जो अच्छा विशासन है, उसको शामिल किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण को, और सांस्कृतिक प्रोत्साहन कि वहां पर जो कल्चरल एडाप्टेशन है वो कितना ज्यादा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो गुड गवर्नेंस के साथ में सांस्कृतिक प्रोत्साहन। यही पूछा जाता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स में किसको नहीं शामिल किया जाता है, किसको शामिल किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, प्रति व्यक्ति उच्च आय, ठीक है, गुड गवर्नेंस अच्छा विशासन है, पर्यावरण संरक्षण ये भी है, और सांस्कृतिक प्रोत्साहन। इस तरीके से कुछ नोट है। सांस्कृतिक प्रोत्साहन में भूटान द्वारा कुछ मूल्य आधारित बातों को शामिल किया जाता है, कुछ मूल्य वैल्यू ओरिएंटेड, ठीक है, जिसमें जीवन के नैतिक
और आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश होता है। अर्थात ऐसा देश जिसमें व्यक्ति के नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य जिसमें ज़्यादा समाहित हैं, वहाँ पर व्यक्तियों को माना जाता है कि वो जो है खुशहाल है। अर्थात जो अपनी पूजा पाठ अर्चना इस प्रकार को नैतिक मूल्यों को इजिली कर ले जाते हैं। तो इस तरीके से छात्रों ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है और हमें आशा है कि आपको यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन तो निश्चित रूप से मिलेगा।